बौनी बहू की विदाई। ये कहानी है राधा नगर के एक छोटे से गांव की, जहां गोपी नाम की एक लड़की अपनी माँ और बाबा के साथ रहती थी। क्या हुआ? तूने ऐसे मुंह क्यों फुलाया हुआ है? माँ देखो तो, बाहर सब मुझे बोनी बोनी बोलकर चिढ़ा रहे हैं। अरे तो तू उनकी बातों पर ध्यान क्यों देती है? वैसे भी लोगों का तो काम ही है बोलना, मगर तेरे पास भी दो कान है ना, तो तू एक से उसकी बात सुन और दूसरी से निकाल दे। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कब बाकी लड़कियों की तरह लंबी होना शुरू होंगी? बहुत जल्द। इसी तरह से समय बीत गया। अब गोपी बड़ी और जवान हो चुकी थी, लेकिन उसका कद जरा भी नहीं बढ़ा। सुनिए जी, मुझे तो गोपी के भविष्य को लेकर काफी चिंता रहती है। हमारी बेटी इतनी नाटी है कि कोई भी लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं होगा। कई रिश्ते तो घर तक आने से पहले ही लौट गए हैं। पता नहीं भगवान ने हमारी बच्ची के लिए क्या सोच रखा है। गोपी के माँ बाबा उसकी शादी को लेकर चिंता में थे। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और एक दिन गोपी के घर उसके बाबा के दोस्त का बेटा आया। ये इंसान कौन है माँ? यूँ समझ कि ये हमारे कोई दूर के मेहमान हैं। अच्छा, लेकिन ये यहाँ कब तक रहेंगे? ज्यादा नहीं, बस ये तो अभी कुछ देर में लौट जाएंगे। अब ज्यादा बातें मत बना और जल्दी से विवान को चाय दे आ। जी। गोपी अपने छोटे छोटे हाथों से चाय की ट्रे पकड़कर ले गई। विवान जी, चाय ले लीजिए। ओ, तुम्हारा शुक्रिया बेटा, इसे यहीं रख दो। मैं कोई बेटा नहीं हूँ, मैं भी लगभग आपकी ही उम्र की हूँ। बात समझ आई? विवान गोपी को गौर से देखने लगा और जोरों से हंस पड़ा। सच? ओ शॉर्टी, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। क्यूट शब्द सुनकर गोपी के गाल लाल लाल होने लगे। और कुछ बताओ अपने बारे में। हाँ, मुझे शॉर्टी मत बुलाइए। मैं भले ही कद से छोटी हूँ, लेकिन मेरी सोच और विचार बहुत ऊंचे हैं। बेशक, वैसे छोटा होना भी मजेदार है। अरे क्या मजेदार है, सभी बस मजाक ही बनाते हैं, जैसे आप बना रहे हो। देखो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा हूँ, मुझे तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो तुम। विवान ने ऐसा बोलकर गोपी का गाल खींचा। अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, मुझे थोड़ा सा काम है, फिर मिलेंगे। विवान वहां से चला गया। गोपी को विवान से प्यार हो गया था। विवान जी कितने अच्छे हैं। ये मैं क्या बोल रही हूँ? होश में आ गोपी, होश में जाग। गोपी दिल से विवान को पसंद करने लगी थी। विवान को भी उससे प्यार हो गया था, लेकिन किसी ने भी इस बात पर इजहार एक दूसरे से नहीं किया था। एक दिन गोपी और विवान एक बाजार में मिल गए। अरे विवान जी, आप उस दिन के बाद से घर क्यों नहीं आए? मैं आना तो चाहता था, लेकिन चलो आओ, यहाँ से पार्क में चलकर बात करते हैं। गोपी खुद को रोक नहीं सकी और वो विवान के साथ एक पार्क में चली गई। वहाँ वो दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है कि विवान जी मेरे साथ है। मैं विवान जी से अपने प्यार का इजहार करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरी ये छोटी सी गलती कहीं सब कुछ खत्म न कर दे। वैसे भी विवान जी तो मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। गोपी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसने विवान की तरफ देखा और आंखों में चमक लिए विवान उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ? तुम नहीं जानती हो गोपी कि तुम कितनी क्यूट हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विवान ने सही मौका देखकर गोपी से प्यार का इजहार कर दिया। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कहीं मेरे कद की वजह से आप मुझे रिजेक्ट न कर दो, बस इसी के डर से मैं घबरा रही थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। एक दूसरे को दिल की बात बता देने के बाद गोपी के बारे में विवान ने अपने परिवार वालों को बताया और वो सभी उसे देखने पहुंचे। देखिए बहन, हमारी तरफ से तो इस शादी के लिए हाँ है, बाकी आपकी मर्जी। बहन, तुम्हारी बेटी तो दुनिया से बोनी है, ऐसे में इससे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। हमारे बेटे का एहसास समझो, जो वो ऐसा कर रहा है। हम शादी करेंगे, लेकिन बदले में हमें दहेज चाहिए। ये क्या बात हुई यामिनी? आप चुप रहिए, एक नजर जरा अपने बेटे को तो देखो और फिर बात करना। दोनों परिवार में काफी देर तक इस मुद्दे पर बात हुई और आखिर में गोपी के घर वाले दहेज देने को राजी हो गए। ठीक है, हम अपनी बच्ची को दहेज के साथ विदा करेंगे। बेचारे गरीब बाप ने कर्ज लेकर अपनी नाटी बेटी के दहेज का इंतजाम किया और उसकी डोली अपने आंगन से उठवा ही दी। अब गोपी की शादी हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसे उसके ससुराल में बहू वाला दर्जा नहीं मिल रहा था। ए ठिग्गी, ए बोनी, ए बोनी, अरे सुन भी ले नाटी। जी सासू माँ, जा मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर ला। जी अभी लाई। गोपी किचन में चाय बनाने चली गई। उसने पैन में दूध और चीनी तो डाल दी, लेकिन उसे चाय पत्ती नहीं मिल रही थी। माँ जी, चाय की पत्ती कहाँ है?
वहीं ऊपर वाले कपबोर्ड में पैकेट रखा हुआ है। ऊपर वाले कबोर्ड से पैकेट निकालना गोपी के लिए लगभग नामुमकिन सा था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उससे वो पैकेट नहीं निकला। माँ जी, आप ही दे दो ना, मेरा हाथ नहीं जा रहा है। अरे चुप कर, किसी चीज पर चढ़कर निकाल या फिर लटक कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाय बनी हुई चाहिए। वहीं यामिनी की साइड में उसकी बेटी भी बैठी हुई थी। ये कैसी लड़की मेरे भाई को पसंद आ गई। इसकी हाइट से ज्यादा तो 8 साल के बच्चे की हाइट होती है। ननद जी, आप मदद कर दो ना। सॉरी, मैंने अभी नेल पेंट लगाया है। दोनों माँ बेटी गोपी को देखकर उसका मजाक तो बना रही थी लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने किसी तरह से चाय की पत्ती को उतार ही लिया और अपनी सास के लिए चाय बनाकर ले गई। लीजिए सासू माँ, मैं चाय बना लाई। देरी के लिए माफी चाहूंगी। यही रख दे। चाय पीकर यामिनी अपने पड़ोस में चली गई। अरे यामिनी, तू आजा बैठ। तू यही रुक, मैं तेरे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं भी चाय पीकर ही आई हूँ। दोनों सहेलियां आपस में गप्पे मारने लगी कि तभी कुछ देर बाद कमला बोली, तू यहीं बैठ, मैं छत से कपड़े ले आती हूँ। अरे तो तू इस काम को अपनी बहू को बोल दे। बहू को? अरे बहू को बोला तो 4 बातें सुनाकर जाएगी। ना बाबा ना, मैं खुद ही ले आऊंगी। क्या तेरी बहू इतनी बुरी है? अरे मेरी ही क्या, पूरे मोहल्ले की बहुओं का यही हाल है। मैं तो सोचती हूँ कि भले ही लड़की ज्यादा सुंदर ना हो, लेकिन अगर संस्कारी होगी तो घर में सुकून रहेगा। कमला की बातें सुनकर यामिनी को एहसास हुआ कि गोपी कितनी अच्छी लड़की है और फिर उसे अपने बुरे बर्ताव पर काफी पछतावा भी हुआ। और उस दिन के बाद से यामिनी ने गोपी के साथ बुरा बर्ताव करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसे देखकर गोपी की ननद भी सुधर गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। गुरदासपुर गांव में गरीब ग्वालों का परिवार रहा करता था। हर एक परिवार बड़े प्यार से रहा करता था। राधा, ये ले मेवे खा। मेरी गाय ने कल रात बछिया को जन्म दिया है। बहुत बहुत बधाई हो बबीता बहन। हमारे गांव में आज एक और नया मेहमान जुड़ा है। गांव की औरतें साथ मिलकर गोबर के उपले बनाती और ग्वाले गायों को चराते। गांव के हर घर का गुजर बसर गायों का दूध बेचकर होता था। चल चल, अरे गोपी जल्दी से अपनी गाय लेकर आ जा। हाँ आ गया भाई। बबीता बहन घर में हो? हरी राधा, आओ ना। ये लो चावल। कल खेत की फसल कटी थी ना, इस बार गोबर के खाद से खेत में फसल खूब फली थी। भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि हम गुरदासपुर गांव के लोगों का घर इस थोड़ी बहुत खेती और गायों का दूध बेचकर ही तो चलता है। हाँ, मगर हमारे पति जो भी कमाते हैं वो परिवार का पेट पालने में ही खर्च हो जाता है। पैसों की तंगी के कारण आज तक हम गरीब गांव वाले पुरखों के बनाए इस मिट्टी के कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं। हाँ, बात तो तू एकदम ठीक बोल रही है राधा। गरीबी के कारण हम या हमारे बच्चे दिवाली दशहरे की खुशियां भी नहीं मना पाते। खैर छोड़, देख दोपहर हो चली है, उपले पाथ लेते हैं, वरना बिना उपलों के चूल्हा जलाने पर भी आफत हो जाएगी। ये कहकर गरीब औरतें चिलचिलाती धूप और कड़ी गर्मी में गोबर से उपले बनाती हैं। तभी शाम होते सभी ग्वाले घर आकर अपनी गायों को घर के बाहर खूंटे में बांध देते हैं। मगर अचानक पूरे गांव में तेज तूफान उठता है। सभी की गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। बा, 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 बा। अजी, तुमने गाय को भूसा खली नहीं दिया था क्या? दिया था बबीता। फिर ये ऐसे गुहार क्यों लगा रही है? अचानक सभी के घर के छत से मिट्टी ढहने लगती है और सभी अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अपनी अपनी जान बचाओ, गांव में तूफान उठा है। बबीता जल्दी से बछिया का खूंटा खोल, मैं गायों को खोलता हूँ। सभी अपनी गाय, बछिया और बाल बच्चों के साथ मंदिर में आकर भगवान की दुहाई देते हैं। हे बनवारी गोपाल कृष्ण कन्हैया, हमारे गांव पर दया करो ताकि ये तूफान थम जाए। एक एक करके सभी के घर उनके आंखों के सामने ढह गए। सुबह होने पर तूफान तो थम गया, मगर जमीन के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं बचा। सरपंच जी, हम सभी गरीबों के सर से छत छिन गई, कुछ भी नहीं बचा है, हमारी मदद कीजिए। मदन, अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर करता। माँ, पिताजी, भूख लगी है। कहाँ सोया है तू भगवान? हम गरीबों के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और हम बेबस होकर बस देख रहे हैं। अजय, आप चिंता मत कीजिए,
मैं गाय का थोड़ा सा दूध दूहकर रानी को दे देती हूँ। उस वक्त बबीता गाय के दूध से रानी का पेट भर देती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, गाय भी दूध देना बंद कर देती है। हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तभी गांव में एक घायल गाय आती है। हे भगवान जाने इस बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से किसने घायल किया है। हमें इसका इलाज करना होगा। सभी उस गाय के जख्मों का इलाज करते हैं। वो गाय बहुत सारा गोबर देती है, जिसे देखकर गरीब गांव वालों को फिर से अपना गांव बसाने की एक किरण नजर आती है। इस गाय ने हमें कितना सारा गोबर दिया है। अब हम बांस और गोबर से अब अपना घर बनाएंगे। हम सभी बांस के सरकंडे लेने जंगल जा रहे हैं। तब तक तुम सभी औरतें गाय का गोबर इकट्ठा करो। ठीक है जी। गांव की गरीब औरतें उस अनोखी गाय के लिए गोबर के ढेर को इकट्ठा करती हैं। तो वहीं गांव के पुरुष भी जंगल से बांस काट कर ले आते हैं और सभी मिलकर गोबर का घर बनाते हैं। सरपंच जी, हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हमारा गोबर का घर और गांव फिर से बसाया जा सके। इसके बाद कई दिनों के भूखे प्यासे गांव के निवासी भरपूर मेहनत के साथ गोबर घर बनाना शुरू करते हैं। कोई बांस से घर की नींव खड़ी करता है तो कोई फूस की दीवार बनाता है और औरतें भी पूरे घर को गोबर से लिपती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद सभी गरीबों का गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। गोबर के घरों के बनने के बाद गुरदासपुर गांव बहुत ही लुभावना और बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। जिंदगी वहां पर फिर से शुरू हो गई। तभी राधा की बेटी रानी ने कहा, माँ, हमारा गोबर घर गांव कितना सुंदर लग रहा है। इसलिए अब हमें हमेशा अपनी गाय और बछिया का शुक्रगुजार करना होगा रानी। 2 दिन बीत जाते हैं और अगली रात गांव में तेज बारिश होती है, जिससे गांव के निवासियों की नींद उड़ जाती है। अजी जरा देखो तो कैसे सावन भादों की तरह पीट पीट कर बारिश हो रही है। ऐसे तो हमारे गोबर घर का गोबर बारिश की बूंदों से गल जाएगा और फिर से हमारे सर से छत छिन जाएगी। मौसम का ऐसा हाल देख ये चिंता मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रही है बबीता। सारी रात बारिश होती रहती है मगर किसी का भी गोबर का घर नहीं गलता और ना ही ढहता है। सरपंच जी, कल सारी रात बारिश होती रही मगर अचंभे की बात यह है कि हम सभी का गोबर का घर एकदम सूखा है और गांव की जमीन एकदम गीली है। मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है गोपी कि कहीं वो गाय जो हमारे गांव में आई थी वो कोई जादुई गाय तो नहीं है जिसके असर से हमारा गांव जादुई गोबर का गांव बन गया है। इस बात का पता लगाने के लिए पूरा गांव उस गाय के पास आता है। गौ माता, तुम कहां से आई हो और कौन हो तुम, हमें बताओ जरा। अचानक वो गाय सोने की गाय बन जाती है और कहती है, मैं एक जादुई गाय हूँ और मेरे जादुई गोबर के प्रभाव से ही तुम्हारा गांव जादुई गोबर गांव बन गया है। इसीलिए कोई भी आंधी तूफान तुम्हारे घरों की नींव नहीं हिला सकेगी। बस इस गांव की जमीन खेत खलिहानों में ये गोबर ले जाकर डाल दो। वो जमीन खूब फलेगी और जब भी तुम अपने जादुई गोबर घर के भीतर जाकर कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मैं सच सच कहती हूँ, तुम अपने गोबर घरों में दाने पानी की घटी आज के बाद फिर कभी ना देखोगे। ये कहकर वो गाय उन्हें ढेर सारा गोबर देकर गांव से गायब हो जाती है। पूरा गांव उस गोबर से गांव की टूटी फूटी सड़कें लीप देता है और साथ ही अपने बंजर खेतों में भी गोबर को खाद के तौर पर डालकर कहते हैं, ए जादुई गोबर, हमारे बंजर सूखे खेतों को उत्तम फसल से इसी वक्त फलवंत कर दो। सरपंच जी के ऐसा कहते ही सालों से बंजर पड़ी जमीनों में भी धान, गेहूं और तरह तरह की फसल लहलहा उठती है। देख देख रानी, उस जादुई गैया ने एकदम ठीक कहा था। हमारा गांव तो सचमुच में जादुई गोबर गांव बन गया। गोपी, बंसी, सरपंच जी, अब हमारा गांव भी खुशहाल गांव होगा। अब हम भी त्योहारों पर अपने बच्चों को पूरी पकवान खिला पाएंगे। अब हमारे बच्चों को किसी भी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और रानी खीर खाने की ख्वाहिश जाहिर करती है। अम्मा, मुझे खीर खानी है, बना दो ना। हाँ रानी बिटिया, आज तेरी माँ तेरे लिए स्वादिष्ट खीर जरूर बनाएगी। अब हमारा गांव जादुई गोबर गांव है, वो हम गरीबों को सब कुछ देगा। ए हमारे जादुई गोबर घर, हमें खीर दो। इसके बाद एक बड़ी ही सुनहरी रोशनी के साथ स्वादिष्ट खीर से भरी हुई बरनी आ जाती है, जिसे वो रानी को खाने को देकर बाकी का खीर बबीता के घर देने आती है। बबीता बहन, खीर लाई हूँ, सोनू को खिला देना। मैं भी तुम्हारे घर आ रही थी ये मालपुए देने, गोपी भैया को पसंद है। राधा, जब से हमारा गांव जादुई गोबर गांव बना है
हर घर में खुशियां ही खुशियां हैं। बस ये खुशियां ऐसे ही बनी रहे। इस तरह जादुई गोबर गांव के गरीब निवासियों को कड़ा संघर्ष झेलने और दुख देखने के बाद उन्हें अपने हिस्से की खुशियां मिल जाती हैं। आज भी जादुई गोबर गांव का हर घर परिवार गांव में आने वाले भूखे और लाचारों को खाली हाथ नहीं भेजते और साथ ही अपनी गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करके अपने जादुई गोबर गांव की खुशियों के लिए उस जादुई गाय का शुक्रिया अदा करते हैं जो गुरदासपुर गांव के गरीबों के लिए मददगार बनकर आई थी।